हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज जो हमारा सीबीएसई का जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर था 2026 का, ठीक है, उसका मैं लास्ट पार्ट बनाने जा रही हूँ। ठीक है, उसमें हमारे 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब ऐसा नहीं है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि 5 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन दे दिया। अब क्या है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो 5 पार्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से करना होता है, यानी कि जो हर एक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अंदर जो सब क्वेश्चन है तो उसका वो 1-1 मार्क का है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मार्किंग के हिसाब से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली ये क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, केस स्टडी दी गई है। अच्छा, अब इसको ना रीड करना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्कोहल एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन फिनोल increase its acidic strength and electron releasing groups decrease it। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनोल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर उनमें हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो क्या होता है, उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। ये बताया गया है इसमें। अल्कोहल्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स टू यील्ड एल्काइल हैलाइड। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स गिव्स एल्कीन। ठीक है, मतलब इसमें बता रखा है कि जो एल्कोहल्स हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अगर उन्हें हेलोजन एसिड के साथ मिक्स करा जाता है। और इसके अलावा वो एल्कीन भी फॉर्म करते हैं अगर उसका मतलब एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑन ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल्स यील्ड्स एल्डिहाइड with mild oxidizing agent and carboxylic acid with strong oxidizing agent। देखिए, जो हमारे मतलब अल्कोहल्स हैं उनकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं और जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं अगर वो माइल्ड है, वीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल जो है कीटोन या हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिए हैं तो अल्कोहल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, चलिए इसके बाद इन्होंने बताया कि वाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स यील्ड्स कीटोन, मैंने बता दिया। टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन फिनोल्स एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, जो फिनोल में हमारा OH है, मैंने थोड़ा सा मतलब पहले के क्वेश्चंस में भी डिस्कस करा हुआ है कि जो मतलब जो ग्रुप है जिनका प्लस आर इफेक्ट होता है तो वो क्या कर देते हैं, मतलब एक्टिविटी बढ़ा देते हैं रिंग की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिनोल का यही काम है यहाँ पे, मतलब फिनोल में OH का यही काम है। अच्छा, एंड डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, जो फिनोल का जो प्लस आर इफेक्ट है उसकी वजह से क्या होता है, रिंग एक्टिवेट हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, और साथ में जो नया ग्रुप आने वाला है वो ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर ही आएगा। तो दैट मीन्स कि जो हमारा फिनोल में अल्कोहल ग्रुप है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है यहाँ पर, थ्योरी है ये। ठीक है, कि क्या क्या स्टडी है यहाँ पर बताई गई है। अब इसके बाद ना हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आपके 5 मार्क्स का डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसमें पार्ट्स मिलेंगे, सब पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वही हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो वो पैराग्राफ में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो अल्कोहल है अगर हम उसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो इथीन फॉर्म करेगा, लेकिन अब यहाँ पर हमें उसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। ठीक है, तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, प्रोटोनेशन। अब देखो कैसे होता है ये प्रोटोनेशन। जब भी आपके पास कोई भी अल्कोहल, हम इथेनॉल को, हाँ इथेनॉल ले रहे हैं ना हमें, हाँ इथेनॉल लिया हमने, और अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, मैं एसिड लिख देती हूँ। ठीक, तो क्या होता है, सबसे पहला काम, क्योंकि ऑक्सीजन पे हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब हमारे प्रोटॉन को। ठीक है, H+ को।
ठीक। तो सबसे पहला काम, मतलब जब भी ना आपको ये अल्कोहल वाले या ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड दिख जाते हैं, और अगर एसिड दिख जाता है, ठीक है, H प्लस दिख जाता है, तो सबसे पहला काम ना ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन जो है किस पर अटैक करता है, सीधे सीधे H प्लस पे, ठीक है। तो ये जब इस पर अटैक करेंगे, मतलब लोन पेयर इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या स्पीशीज बनेगी, ये हो गया प्रोटोनेशन, ठीक है। और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर इसको डोनेट करती है ना। अच्छा, एक लोन पेयर अभी भी बाकी है, ठीक है, उसको मैं नहीं लिख रही हूं, नहीं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, प्रोटोनेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर या फिर डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन ने इसको अटैक करा, अब क्या हो जाएगा, अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये इजीली रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, तो फटाफट से ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा विद द हेल्प ऑफ रिमूवल, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3 CH2, ठीक है। ये हमारा जो डिहाइड्रेशन कैसे होगा, ये बॉन्ड लेकर जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास CH3 CH2 प्लस बचेगा, ठीक है, और हमारा वाटर रिमूव आउट, ठीक। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन, क्लियर। चलिए देखो, अब एलिमिनेशन मतलब, देखो ये हमारे पास CH2 अब क्या करेगा, अब यहां पर जो H है, ठीक है, यहां का जो H है वो रिमूव आउट हो जाएगा H प्लस की फॉर्म में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब लाइक ऐसे, आप ना इसे ऐसे समझो, ये H है, ठीक है, ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जब H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ कर गया है, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ कर गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इथीन फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो देख लेंगे क्या, मतलब कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन। प्रोटोनेशन में क्या है, ऑक्सीजन प्रोटोन पे अटैक करेगा, ठीक है, और गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पर डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, फटाफट से ये लीव कर जाएगा वाटर की फॉर्म में, और हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और थर्ड स्टेप इज योर एलिमिनेशन स्टेप, इन विच जो हमारी हाइड्रोजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो मतलब यहाँ पे जो चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इथीन बना देंगे। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन, ठीक है। देखिए, इसका बी पार्ट है। अब बी में ना 2 पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है, 1 और 2। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, व्हाई आर टर्शियरी अल्कोहल्स रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। अभी हमने पैराग्राफ में भी देखा था कि हमारे जो अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा है तो वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक सीमित रहते हैं, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें यह भी बताया गया था कि प्राइमरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है प्राइमरी अल्कोहल, मतलब, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है। बट जो टर्शियरी अल्कोहल होता है, इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। क्यों, यही इसमें मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर क्या है, व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन अल्कोहल्स अ हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम द अल्कोहल कार्बन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जैसे जब अल्कोहल्स की मतलब ऑक्सीडेशन होती है, तो एक हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है किससे, अल्कोहलिक कार्बन से, ठीक है। जिस पर अल्कोहल लगा होता है वहीं से क्या होता है, वो हाइड्रोजन रिमूव आउट होती है, तब वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। लेकिन टर्शरी अल्कोहल हैज नो हाइड्रोजन ऑन द अल्कोहल कार्बन, मतलब ये कि जो अल्कोहलिक कार्बन है उसमें आपका, मतलब टर्शरी अल्कोहल के केस में वहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। जैसे ये मतलब लाइक ऐसे देखो, मान लो सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कीटोन में, ठीक है, प्राइमरी वाला एल्डिहाइड में। तो ये देखो, जिस कार्बन पे अल्कोहल है, अल्कोहल कार्बन पे हमारी हाइड्रोजन अटैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होगी, क्योंकि यही रिमूव आउट होती है ऑक्सीडेशन में, जब ये नहीं होगी तो हमारा जो है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टर्शरी है,
ठीक है। तो अब इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो जब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यही पूछा था, तो इसका रीजन हमने लिख दिया है। ओके, का सेकंड पार्ट क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। इन्होंने बोला है कि हमारे पास अगर 3 मिथाइल फिनोल दिया गया है और इसकी हम डाई नाइट्रेशन करवाएं, मतलब 2 बार नाइट्रेशन करवाएंगे, तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ना बता देती हूँ कि देखो, जो मतलब अल्कोहल ग्रुप होता है ये कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है प्लस आर इफेक्ट की वजह से। और CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप हमारा कैसा होता है, ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। अब जो इसकी मेजर लोकेशन बता देती हूँ। देखो, नाइट्रेशन करवा रहे हो आप तो अल्कोहल भी हमारे इस इन 2 पोजीशन पे या इस पोजीशन, मतलब इन 3 पोजीशन पे फेवर करेगा नाइट्रो ग्रुप को। सिमिलरली जो मिथाइल ग्रुप है वो भी हमारा इन 3 पोजीशन पे, 3 लोकेशन पे नाइट्रो ग्रुप को वो आने देगा। लेकिन ना समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखो, अगर आप ना यहाँ पर 2 पोजीशन या फिर यहाँ पर 6 पोजीशन ले लो, तो ये अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप, सॉरी नाइट्रो ग्रुप लगता है, मतलब डाइनाइट्रेशन करेंगे तो 2 हमारे नाइट्रो ग्रुप लगेंगे। तो एक ग्रुप या तो यहाँ लग जाएगा या यहाँ लग जाएगा। अच्छा, है ना, दोनों में से कहीं एक लग सकता है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो यहाँ पर भी लग सकता है, नो डाउट। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो ये थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी ये वाली और ये वाली पोजीशन जो है वो लेस फेवरेबल होगी इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस, मतलब लाइक दिस एंड दिस। ठीक, तो यानी कि हमारा जो अल्कोहल है और जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन के लिए ज्यादा फेवरेबल है नाइट्रेशन के लिए, 4 एंड 6। तो यानी कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए, ये यहाँ पे और यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। देखिए इसे लिखेंगे कैसे, both हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सभी को पता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं दोनों ही। सो पोजीशन 4 एंड 6 आर हाईली एक्टिवेटेड एज दे आर ऑर्थो पैरा टू बोथ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर मिथाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखें तो उसके हिसाब से ये दोनों ही ऑर्थो और पैरा बन रही है। ठीक है, चलिए। एंड पोजीशन 2 इज लोकेटेड बिटवीन हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, इट इज हाईली हिंडर्ड। ये जो है सेकंड पोजीशन है, हाईली हिंडर्ड है, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो इसी वजह से यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो नहीं आएगा। ठीक है, एट द सेकंड पोजीशन। सो द मेजर प्रोडक्ट विल बी 3 मिथाइल 4,6 डाइनाइट्रोफिनोल। आपको क्या है, पहले ये लिखना है, और एक्चुअली मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, ये इसको ना आप बीच में लिख सकते हैं, जैसे आपने ये 2 लाइन लिख दी। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद में स्ट्रक्चर बनाया, नहीं तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, अच्छे से लिखिए इसे। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर बना के और फिर दिखाइए, मतलब पोजीशन भी बता के दिखाइए, सब कुछ। तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और एट द एंड मतलब आपने ये फाइनल प्रोडक्ट लिख देना। अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ। ठीक है, क्या बनाएंगे आप, मिथाइल ग्रुप है 3 पोजीशन पे, 2 और 4, मतलब 4 और 6 पे आपका क्या है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है, तो ये लिखना भी है एट द एंड। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा। तो इस तरीके से खत्म होता है। अब सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का लास्ट पार्ट है ये हमारा। ठीक है, 4 पार्ट थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स का था, और बी के जितने भी दोनों पार्ट्स थे वो 1-1 मार्क के थे, और इसके बाद ये लास्ट है 1 मार्क का। ठीक है, तो ये टोटल 5 मार्क्स के हो जाते हैं। वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बनाइए आप यहाँ पर। ठीक है, और एक तरफ आप ऑर्थोमिथॉक्सी फिनोल बनाएंगे। तो इन दोनों में से ये वाला ज्यादा एसिडिक है, ये वाला कम एसिडिक है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल सा रीजन है, नाइट्रो ग्रुप क्योंकि हमारा जो है वो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट दिखाता है, -R इफेक्ट भी दिखाता है। जबकि यहाँ पर अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप को देखें, ये -I इफेक्ट तो दिखाता है, बट ये +R इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो ये +R इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, मतलब -I +R, तो उसकी वजह से ये क्या है, इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, एज नाइट्रो ग्रुप हैज -I एंड -R इफेक्ट, इट
सो इट फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ H प्लस। मतलब ये क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन यानी कि H प्लस को इजिली रिमूव आउट करेगा और फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, एंड यहां पर लिख देते हैं एंड स्टेबलाइजेस फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, whereas methoxy group has minus I plus but plus R effect, so it destabilizes phenoxide ion। ठीक है, ये डिस्टेबल करेगा फिनॉक्साइड आयन को, इसी वजह से hence orthonitrophenol is more acidic than ortho। यहां पर लिख दो, पूरा पूरा लिखना तो पूरा लिख दो। ठीक है, ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल। ठीक है, वही कि हमारा जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ना H प्लस को हटा के, वो कितना स्टेबल होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। ठीक है, ये ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, मैंने बताया ना, क्योंकि इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस वजह से ये H प्लस को इजिली रिमूव आउट करेगा और फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल करेगा। जबकि मिथॉक्सी ग्रुप है, ये फिनॉक्साइड आयन को इतना ज्यादा स्टेबल नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए H प्लस जो है इजिली रिमूव आउट नहीं होता, तो इसीलिए ये लेस एसिडिक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो भी आपका कैसा है, केस स्टडी है। ठीक है, देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस such units on hydrolysis. They have been broadly classified into 3 groups: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, मतलब उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, और कैसे होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है उनमें, जो कि मतलब हाइड्रोलिसिस भी कर, मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं। दे हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, और इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, द कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड as either reducing or non-reducing sugars। मतलब क्लासिफाइड करा गया है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, या तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैटेगरी में। ठीक है, an important monosaccharide glucose is an aldohexoses and is correctly named as D plus glucose। सबसे इंपॉर्टेंट जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज है, और जो कि एल्डोहेक्सोसिस है। ठीक है, और उसका करेक्ट नेम D प्लस ग्लूकोज है। इट वॉज असाइन द ओपन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन विद HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोक्सिलामीन, ब्रोमीन वाटर एंड एसिटिक एनहाइड्राइड एंड नाइट्रिक एसिड। उसका जो जैसे ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो कैसे वेरीफाई करा गया है, बहुत सारी रिएक्शंस करवाई गई हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, पेंटा एसीटेट, सॉरी मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एसिड, इन सबसे रिएक्शन करवा के उसका ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है वो वेरीफाई किया गया। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डू नॉट गिव शिप्स टेस्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो होता है, बट स्टिल कि वो शिप बेस वाला टेस्ट नहीं देता है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड वाला टेस्ट नहीं देता है। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6-membered ring in which one of the hydroxyl groups add to the aldehyde group to form a cyclic hemiacetal structure। इसमें बताया गया है कि मतलब ऐसा फाइंड आउट हुआ था कि जो ग्लूकोज है रिंग स्ट्रक्चर में रहता है, तो उसमें जो है एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है मतलब उसी कार्बन से जो है रिंग बन रही होती है। ठीक है, अच्छा, और हेमिएसिटल स्ट्रक्चर बनाता है। चलिए अब इसके ना क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए अब इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, तो जैसे ए पार्ट है, अब इसके भी 2 पार्ट हैं, तो मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगी। तो ए क्या है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसका आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे कि ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। मतलब ग्लूकोज जो है ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कब, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद ब्रोमीन वाटर विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ये। ठीक है,
तो विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इससे ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए हमारा ए का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन ग्लूकोज विच आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। मतलब ये आपको बताना है कि हमारे ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और वो भी डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको वेरीफाई करना है ग्लूकोज में। तो इसको देखकर कैसे लिखेंगे, ऑन एसिटाइलेशन with acetic anhydride glucose gives पेंटा एसिटेट। मतलब ये कि जो हमारा ग्लूकोज है अगर हम उसकी एसिटाइलेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड तो हमें क्या मिलता है, 5 पेंटा एसिटेट कंपाउंड मिलता है। यानी कि हमारा जो है मतलब जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो हमें कन्वर्ट करके हमें एसिटेट में मतलब मिल जाता है हमें कंपाउंड। तो दैट मीन्स इससे ये कंफर्म होता है कि हमारे ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 5। क्योंकि हमें 5 मतलब हमने देखा कि 5 एसिटिक एनहाइड्राइड जो यूनिट है वो कंज्यूम हो रही है। ठीक है, और क्योंकि 5 यूज हो रही है तो दैट मीन्स कि हम हमारे जो अल्कोहल ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन पे अटैच है। ठीक है, तो आप ये लिखकर दिखाएंगे और इस तरीके से रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। देखिए इसका बी पार्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। मतलब आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। मतलब ये कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग सॉल्यूशन को और जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सके। और वो रिड्यूस क्यों कर पाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। क्योंकि उन कार्बोहाइड्रेट्स के पास क्या मिलता है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मिलता है, जिसकी वजह से ही वो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ठीक है, चलिए ओके, इसका जो सी का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इन डी प्लस ग्लूकोज व्हाट डू द लेटर डी एंड साइन प्लस रिप्रेजेंट। मतलब इन्होंने बताया है कि इसमें क्या बोला गया है कि जो हम नाम लिखते हैं ना ये डी प्लस ग्लूकोज, तो इसमें ग्लूकोज तो ठीक है समझ में आ रहा है, बट व्हाट डू यू मीन बाय डी अल्फाबेट एंड दिस सिंबल प्लस। तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो डी अल्फाबेट है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा अल्कोहल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा ग्लूकोज में कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट, मतलब कौन सी साइड पे प्रेजेंट होगा, राइट साइड पे। अच्छा, कौन सा वाला अल्कोहल, ऑन पेनल्टीमेट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितनी कार्बन होती है, 6। ठीक है, जिनमें से हमारा एक जो है वो एल्डिहाइड मतलब एक कार्बन एल्डिहाइड होती है। ठीक है, बची 5। तो 5 में जो हमारा सबसे लास्ट वाला है उससे ऊपर वाली यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन है, अगर हम उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखें, अगर वो राइट हैंड साइड पर है तो हम उसे कौन सा नाम दे देते हैं, उसे डी। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एल। ठीक, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देंगे आप। ठीक है, 4, 5, 6। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5th कार्बन को देखेंगे जो कि पेनल्टीमेट कार्बन है। पेनल्टीमेट कार्बन का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन। जो हमारे सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर हमारा इस पे OH ग्रुप कौन सा है, राइट हैंड साइड पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, तो इसको आप मतलब ऐसे लिखेंगे। और अभी प्लस का भी तो अभी रहता है तो मैं इसे मिटा दे रही हूँ। सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस रिप्रेजेंट्स दैट द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 2 डायरेक्शन है हमारी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर कंपाउंड हमारा जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके आगे प्लस लिख देते हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कंपाउंड हमारा कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर हमारा यहाँ पर सिंबल माइनस हो जाए तो वो कंपाउंड मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स दैट द कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन या फिर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, देखिए हमारा सी का सेकंड ऑप्शन क्या, मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज
ठीक है। आपको 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ग्लूकोज का। कैसा होना चाहिए? एक तो अल्फा होना चाहिए, डी होना चाहिए और प्लस होना चाहिए, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होना चाहिए और हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन उसमें होना चाहिए और अल्फा भी होना चाहिए। अल्फा का मतलब ये है जो हमारी फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ होगा। अगर वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता तो यहाँ पर बीटा हो जाता, ठीक है। और डी का मतलब तो इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज का मतलब 6 कार्बन। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड रिंग का ये होता है, ठीक है। अब मैं इसे बता देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कार्बन है उस पर क्या है, हमारा OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है इसीलिए ये अल्फा है, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ होता यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता तो यहाँ पर बीटा होता, ठीक। लेकिन हमें अल्फा दिया गया तो दैट मीन्स हमारा जो OH है वो नीचे की तरफ। सेकेंड कार्बन, ठीक है। ये थर्ड कार्बन पे OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। अच्छा फोर्थ कार्बन, ठीक। और फिफ्थ कार्बन, देखो ये फिफ्थ कार्बन है और ये सिक्स्थ कार्बन है, ठीक। फिफ्थ कार्बन का OH जो है वो देखो यहाँ रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा H फिफ्थ कार्बन का और सिक्स्थ कार्बन इससे अटैच है CH2OH, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रिंग में मतलब बनाऊं तो ये लगभग कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ये C जो है वो ये रहा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। ये H, ये OH, ऐसे HOH ऊपर, ठीक है। HOH और ये CH2 मतलब यहाँ आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो और ये वाली ऑक्सीजन ये रही, ठीक है। फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखो इसमें ये क्वेश्चन जो है ना चॉइस में है, तो पहले मैं ना ए पार्ट यानी कि जो इसका फर्स्ट जो है चॉइस वाला वो मैं बता देती हूँ, फिर इसके बाद सेकंड जो चॉइस दी गई है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि ए पार्ट है, इसके भी हमारे कितने पार्ट हैं, मतलब 3 से 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट ए का भी फर्स्ट पार्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें देख लेते हैं क्या है हमारा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड इज बेसिक वाइल MnO2O7 इज एसिडिक। आपको बताना है कि MnO जो है वो बेसिक है जबकि Mn2O7 इज एसिडिक। देखो तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा हाई होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम देखें मैग्नीज ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीज की X प्लस ऑक्सीजन की कितनी है -2, ओवरऑल 0। तो यहां से निकल कर आता है X की वैल्यू +2, यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में कितनी है +2। जबकि अगर हम Mn2O7 में देखें 2x प्लस, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन पे -2 है, 0 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x -14 0 और 2x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +7। तो यानी कि इस केस में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +7। तो दैट्स व्हाई अभी मैंने बताया कि जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही उसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा एसिडिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैग्नीज ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, इसमें +7 आ रही है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हमारा जो Mn2O7 जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो आप इस तरीके से मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर, सबसे पहले आप ये लाइन लिख दीजिए, ठीक है, काफी सही रहेगा। और फिर आप ड्यू टू हाइयर ऑक्सीडेशन
state of manganese in is acidic, while has lower oxidation state in, hence is basic। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ए का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा खत्म हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देन दैट ऑफ कॉपर। मतलब जो हमारा आयरन है उसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो ज्यादा है कॉपर से। क्यों? तो इसका रीजन है, देखिए आप रीजन में क्या लिखेंगे। तो देखिए देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्डिंग पे। ठीक है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा उसका मतलब हीट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। और मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है? कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, कि मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो सबसे पहले कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, तभी पता चलेगा कि मेटेलिक बॉन्डिंग किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका मैं सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही हूँ, कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, 3d6 4s2 होता है, जबकि कॉपर का अगर देखें 29 है एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s1 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेटेलिक बॉन्डिंग इसमें अच्छी बनेगी या इसमें अच्छी बनेगी। मेटेलिक बॉन्डिंग कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है, और कन्फिग्रेशन में मतलब कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो आप देख लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? इसमें तो एक ही है, और इसमें इसमें 6 मतलब कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 होने की वजह से, और यहाँ पर 1, तो इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। और जब मेटेलिक बॉन्डिंग इससे स्ट्रॉन्ग बनेगी तो इसका मतलब हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आयरन की ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हेंस आयरन हैज more unpaired electron giving stronger metallic bonding, but copper has completely filled 3d orbitals, so metallic bonding is weaker। metallic bonding बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है, therefore iron has higher enthalpy of atomization than copper। ठीक है, देखिए इसका लास्ट पार्ट क्या है? मैग्नीज 3+ इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्रोमियम 3+। मतलब ये कि जो हमारा मैग्नीज 3+ है ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू 3+। देखो क्रोमियम 3+, देखो सबसे पहले ना मैं आपको बता देती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या है? जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाए और खुद की रिडक्शन करे। ठीक, तो अगर मैं ये देखूं इन दोनों का कंपैरिजन करके, तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि इसका जब हम मतलब ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाती है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाती है, जबकि ये वाली थोड़ी स्लो होती है। मतलब ये इतना ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मतलब लाइक हाँ, क्या है कि क्रोमियम जो है इसका जो रिडक्शन है वो इतना मतलब फास्टली नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्यों। तो सबसे पहले अगर मैं Mn3+, एक्चुअली ये सारी चीजें ना ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती हैं। देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 25, और वैलेंस अगेन मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक, 3d5 4s2। इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर कर देती हूँ 4 5, ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सॉरी मैग्नीज का, हाँ, तो अगर मैं मैग्नीज 3+ लिखूं तो क्या हो जाएगा? 3d4, है ना, 3d4 हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं Mn2+ लिखूं तो कितना हो जाएगा? 3d5।
अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि Mn3+ ज्यादा स्टेबल है या Mn2+। Mn2+ क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि 3D5 है। 5 का मतलब 3D5 का मतलब क्या हो गया कि आपको पता होगा कि जो हमारा फुली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर हाफ फिल्ड, कंप्लीटली जो हाफ फिल्ड होता है, एग्जैक्ट हाफ जो होता है ना ऑर्बिटल, ठीक है, अगर वो फिल होता है तो हमारा क्या होता है, वो मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल P6 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल अगर P का देखें तो वो P6 है, और इसका एग्जैक्ट हाफ कितना हो जाएगा, P3। यानी कि P3 वाला स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन या फिर P6 वाला। सिमिलरली अगर डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। तो अगर आप देखें या तो D10 वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा या फिर D5। तो आप देख लीजिए Mn3+ ज्यादा स्टेबल है या Mn2+। Mn2+। तो यानी कि इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसीजर है, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फेवरेबल होगी, ठीक है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्टेबिलिटी कंप्लीटली इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, मतलब मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन हमारी जो है या प्रोसेस जो है हमारा वो फेवरेबल होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से यहां जाने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, ठीक। इसीलिए मतलब जो मैग्नीज 3+ है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि अगर मैं क्रोमियम का दिखाऊं, क्रोमियम का कितना होता है 24, 3D4, क्या होता है 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसको लिखकर दिखा दूं, ठीक है। और क्रोमियम 3+ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा 3, है ना। और क्रोमियम 2+ कितना हो जाएगा 3D4, ठीक है। तो देख लीजिए मतलब यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो क्रोमियम मतलब ये जो रिडक्शन वाला यहाँ से यहाँ मतलब जो रिएक्शन है रिडक्शन की, वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होगी जितना ये फास्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमारा जो है Mn3+ जो है Mn2 में बहुत जल्दी और इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए Mn3+ जो है वो इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, Mn3+ gets reduced to Mn2+ which has half filled stable configuration because the product is very stable। ये प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए Mn3+ easily accept an electron, ठीक है। तो रिडक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, दैट मीन्स दूसरों की ऑक्सीडेशन वो बहुत जल्दी करेगा। और Cr मतलब क्रोमियम 3+ has D3 configuration so it doesn't readily gain electron, मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये इतना प्रोसेस हो जाएगा, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत जल्दी या फास्ट हो जाएगा, ठीक है। हेंस Mn3+ एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cr3+, ठीक है। अब का जो सेकंड पार्ट है वो अब क्या है, जैसे ए का हमने पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा था, अब ये सेकंड पार्ट है। हाउ टू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट, ठीक है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच स्टेप। आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट तैयार करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सोडियम जो क्रोमेट होता है उसको अगर हम H2SO4 से ट्रीट करवाते हैं तो हमारा जो है क्या प्रिपेयर होता है, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और साथ के साथ सोडियम सल्फेट भी बनता है और वाटर भी बनता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ना हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। सोडियम यहाँ पर ये देखिए 4 सोडियम है, 2 इधर 2 इधर, और सल्फेट एक है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। और क्रोमियम 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 8, अब देखो 7 इधर है और 8 इधर, और सल्फेट की तो है ही 4, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो आप इसे लिख सकते हैं कि व्हेन सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद H2SO4 देन सोडियम डाइक्रोमेट इज फॉर्म्ड एंड सोडियम सल्फेट इज आल्सो फॉर्म्ड। सोडियम सल्फेट जो होता है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब रह जाता है, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है। और इसको अलग कर देते हैं। हमारे पास जब ये बचता है तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, सोडियम डाइक्रोमेट में हम अगर KCl ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और आपको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो बाहर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आप ना इसे बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन बोली है उसने,
ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है सोडियम डाइक्रोमेट तैयार होता है फ्रॉम दी सोडियम क्रोमेट। तो ये दो केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो लिखनी ही लिखनी है क्योंकि उसने बोला यही है, और आप ना इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि सोडियम डाइक्रोमेट देन ट्रीटेड विद KCl या पोटेशियम क्लोराइड, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसको हम हटा देते हैं और ये हमारा बच जाता है मेजर प्रोडक्ट की तरह, ठीक है। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर जो 31 था उसका ए पोर्शन हमने सारा खत्म कर लिया है, अब उसकी चॉइस में है, ठीक है। तो उसकी चॉइस में हमारा बी वाला क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके 5 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाई इज केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनकी केमिस्ट्री के मतलब कंपैरिजन में हमारा जो एक्टिनॉइड जो है उनकी केमिस्ट्री ज्यादा टिपिकली या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। देखो मैं ओवरऑल बता देती हूँ। क्या होता है कि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ना, सबसे पहली बात तो वो मतलब रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है उनकी स्टडी करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। स्टडी करना या उनसे डील करना, ठीक है। और बाकी हम वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन आएगा यहाँ पर, ठीक है, देन दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये 3 से 4 रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री है वो टिपिकल हो जाती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो जो हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 दिखाते हैं वो, लेकिन एक्टिनॉइड्स में +3 के अलावा भी और भी ज्यादा हायर रेंज की ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा जाने से क्या होता है, वो एक्चुअली ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने से मतलब ये कि वो हमें सेपरेट फॉर्म में हमें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट फॉर्म में हमें नहीं मिलते हैं एलिमेंट, तो फिर इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स उनकी जो केमिस्ट्री है वो टिपिकल हो जाएगी, ठीक है। अगेन सेकंड पॉइंट क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ 5 ऑफ ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग। अगर मैं लेंथेनॉइड में बताऊं, लेंथेनॉइड में आपका 4f ऑर्बिटल आता है जो कि थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है ज्यादा, ठीक। जबकि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं इसमें 5f ऑर्बिटल है। 5f ऑर्बिटल क्या होता है, थोड़ा सा बाहर रहता है, क्योंकि 4f अंदर है 5f बाहर है, तो 5f बाहर होने की वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जबकि लेंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व है लेकिन वो अंदर की तरफ होता है, तो वो बॉन्डिंग में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जब बॉन्डिंग नहीं बनेगी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो उसको मतलब वो इजीली अवेलेबल होंगे रीडिंग के लिए, मतलब वो आइसोलेट फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लेंथेनॉइड्स को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स में बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसकी वजह से उनकी जो स्टडी है, उनसे जो डीलिंग है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, की वजह से उनसे डील करना बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उनकी लाइफ देखना, लाइफ टाइम देखना पड़ता है उनका, ठीक है, कि कितना कम है कितना ज्यादा जो भी है, और उससे डील करना आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डील करना आसान चीज नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। इसके बाद हमारा जो है फूड, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनॉइड्स की, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो स्टडी है या जो केमिस्ट्री है उसकी जो टिपिकल हो जाती है। देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस बात है, देखो ये पॉइंट्स लिख दोगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसमें ये आप ये रीजंस लिख देंगे तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन क्या है, जो E0 है मेटल 2+ से M जाने का, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर नॉट रेगुलर फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स Y। मतलब जो हमारी डी ब्लॉक में जो 3D सीरीज है उसमें जो हमारा मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो रेगुलर नहीं है, तो क्यों, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे लिखना है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज दिस फैक्टर, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। कोई एक फैक्टर नहीं है जिसपे ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो ये बेसिकली ये फैक्टर्स होते हैं जो ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का डिसाइड करते हैं इन ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न या रेगुलर कोई मतलब जैसे कहते हैं ना पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंस दीज फैक्टर्स वेरी
इरेगुलरली, मतलब इन फैक्टर्स का भी वेरिएशन होता है, इरेगुलरली होता है अक्रॉस द सीरीज। तो इसी वजह से इनकी जो वैल्यू है, मतलब ये इस पे कौन डिपेंड करता है, ये तो फिर इनकी भी मतलब इसकी भी जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। तो इसीलिए जो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है ये कोई रेगुलर पैटर्न या रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाते हैं। बेसिकली पता क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो फैक्टर्स है ना कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन में थोड़ा सा एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, थोड़ा सा मतलब बीच बीच में चेंजेस है, तो जिसकी वजह से क्या है, पैटर्न जो है वो रेगुलर नहीं आता है, जिसकी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल भी हमारा एक रेगुलरिटी शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारा बी का थर्ड पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इसका भी फर्स्ट पार्ट, ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम विच इज स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। हमें ऑक्सो एनायन बनाना है क्रोमियम का और वो एसिडिक मीडियम में स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एक ही है, हम जो बहुत कॉमनली पढ़ते हैं, ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है। ठीक, इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा डाइक्रोमेट आयन। आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड का आंसर क्या है, इसने क्या बोला है, द लेंथेनॉइड एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैसे तो लेंथेनॉइड जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, बट एक दो एलिमेंट है जो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, जो है हमारा एक तो सीरियम +4, ठीक है, और एक है टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो वैसे तो इसने कोई मेंशन नहीं करा है कितने एलिमेंट बताने, बट ठीक है आप दोनों लिख देंगे तो भी सही है। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग KMnO4। KMnO4 को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है, हीट करेंगे तो इसके देखिए जो प्रोडक्ट मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड O2। ठीक है, ये मिलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब हमें इन आयंस में से बताना है कि कौन से ऐसे आयंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि अगर जिन्हें पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो हमें कलर्ड कंपाउंड देंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं, देखो जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे या जो वैकेंट, बिल्कुल ही वैकेंट होंगे, तो वो हमारे क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन से फुली फिल्ड हैं और कौन से मतलब बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो वो हमारे कलर्ड कंपाउंड नहीं देंगे। तो देख लेते हैं, देखो कॉपर का अगर हम देखें कितना हो जाता है, नॉर्मली कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3D4S1 होता है। ठीक, कॉपर +1 कितना हो जाएगा, 3D10। तो ये तो फुली पेयर्ड है, तो ये तो कलर नहीं देगा। ठीक है, स्कैंडियम का देख लेते हैं, स्कैंडियम का कितना होता है, 21। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ, इसका होता है 3D1 4S2। ठीक है, और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो ये तो मतलब वैकेंट, तो ये भी कलर हमें नहीं देगा। अब आ जाता है आयरन पे, आयरन 3D6 4S2। ठीक, आयरन 2+ क्या बनाएंगे, 3D6। तो इसमें कुछ हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, वो भी अनपेयर्ड भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस हैं कलर आने के वाटर के साथ। टाइटेनियम 22 3D2 4S2। तो टाइटेनियम 3+ कितना हो जाएगा, 3D1। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी चांस हैं बनने के। और जिंक 2+, ये तो ऑलरेडी, ये तो याद कर लो, ये कलरलेस होता है ये हमेशा। जिंक का कितना होता है, 30 3D10 4S2। ठीक, तो Zn2+ 3D10 डन, ये भी नहीं देगा, इसके चांसेस हैं और इसके चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इन आयंस में से, ठीक है, इन आयंस में से हमारा एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों हमारे ऐसे आयंस हैं जो कि एक्वस में, मतलब जो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या करेंगे, हमें कलर्ड कंपाउंड देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, मतलब ये आप रफ शीट में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे, विल बी कलर्ड, ठीक है, इन
एक्वस सॉल्यूशन। डन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो है अब यहाँ पर खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का अब इसमें भी ना क्या है, चॉइस वाला क्वेश्चन है ये। तो पहले ए वाला, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, 2 नंबर का है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल, और सेकंड है हमारा बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ठीक है। तो देखिए अब इसका ना वन वाला देख लें। सबसे पहले ना जब भी आपको कन्वर्जन दी जाती है ना, तो हमेशा पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उसके ना जो मतलब स्ट्रक्चर है पहले वो ड्रॉ करा करो, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन हमें यहां से कहां पर जाना है, 1 फिनाइल इथेनॉल, इस पर जाना है, ठीक है। 1 फिनाइल इथेनॉल मतलब ये अटैचमेंट भी सी से ही है, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मतलब हमें यहाँ पर इथेनॉल इंट्रोड्यूस करवाना है। तो देखिए सबसे पहले इसको ना हम मैग्नीशियम से ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर लिख देती हूँ ड्राई ईथर। तो अब ये क्या बनेगा, जब ड्राई ईथर आएगा तो ये बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ MgBr, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको अगर हम एल्डिहाइड से ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। अब कौन सा एल्डिहाइड, कितनी कार्बन चाहिए हमें, 2, तो इसलिए ये वाला एल्डिहाइड, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैकेनिज्म बता देती हूँ। देखो क्या हो जाएगा, जो RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब अगर हम ये देखें तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। अब आप देखो कि नेगेटिव वाला पोर्शन किस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव पोर्शन जो है इस वाली, मैं अलग से दिखा देती हूँ, मैं अलग से दिखाती हूँ। जैसे ये वाली जो नेगेटिव वाली जो स्पीशीज है वो किस पर अटैक करेगी, इस पर, ठीक है। और ये O नेगेटिव इस पर जाके अटैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। क्या होगा, इस वाली कार्बन से, ठीक है, ये वाला कार्बन अटैच होगा और इस पे लगा है CH3, ये रहा, और इसी पर लगा है H, और इस पर लगा है ऑक्सीजन, ठीक है, नेगेटिव, और MgBr, ठीक है, समझ गए। मतलब ये देखो इस वाली कार्बन पे, ठीक है, ये जो कार्बन है इसी पर हमारा जो है कौन अटैच होगा, ये वाली कार्बन, ठीक है, और ये रहा H, ठीक, और ये रहा CH3, और ये O, ठीक है, और ये MgBr जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3, देखो CH3 और इसी कार्बन पे OH लग जाएगा, और ये MgBr जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक। तो ये कन्वर्जन है, इस तरीके से आपका ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटो ग्रुप। देखो सबसे पहले बेंजीन में हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करवाते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो जैसे ही एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। चलिए अब इसकी क्या करेंगे हम, नाइट्रेशन, सिंपल, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों एसिड डालते हैं हम, ठीक है, तब जाके हमारा नाइट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये कुछ ज्यादा ट्रिकी कन्वर्जन नहीं थी, ठीक है। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा मतलब ये कि जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहां पर जाएगा, मेटा पोजीशन पे। तो नाइट्रेशन होगी तो नाइट्रो ग्रुप कहां पर आ गया है, मेटा पोजीशन पे। तो ये हमारी सेकेंड कन्वर्जन हो गई, ठीक है। देखिए इसका ए का सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन, an organic compound with the molecular formula C8H8O forms 2,4-DNP derivatives, reduces Tollens reagent and undergoes Cannizzaro reaction. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला दिया गया है C8H8 ऑक्सीजन,
और उसको वो है वो 2,4-DNP डेरिवेटिव बना रहा है और टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन दे रहा है। इसके बाद कैनिजारो रिएक्शन भी कर रहा है। And on vigorous oxidation with acidic or alkaline KMNO4, it gives benzene 1,2-dicarboxylic acid. ठीक है, अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? बेंजीन 1,2-dicarboxylic acid. Identify the compound and write the products when it undergoes Cannizzaro रिएक्शन। ठीक है, मतलब आपको एक तो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है और दूसरा क्या लिखना है? राइट द प्रोडक्ट्स व्हेन इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। और आपको ये भी दिखाना है, सॉरी, आपको ये भी दिखाना है कि जब कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी तो मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C8H8 ऑक्सीजन। देखो जब भी ना C6 से ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए कार्बन का तो मोस्ट प्रोबेबली बेंजीन रिंग के चांस होते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्या हो सकता है देख लेते हैं। बेंजीन यानी कि C6 है। अच्छा, 6 कार्बन तो सिलेक्ट हो गए, 2 कार्बन बचे हैं। अच्छा, एक ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कौन से फंक्शनल ग्रुप में होता है? या तो अल्कोहल हो सकता है या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, लेकिन अल्कोहल होगा नहीं क्योंकि हम जो इसमें जो बताया गया है कि एक तो ये टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन दे रहा है, मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे रहा है, दूसरा कैनिजारो रिएक्शन भी दे रहा है, तो दैट मींस मोस्ट प्रोबेबली क्या है? ये एल्डिहाइड होगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में से हो सकता है। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि इसमें टॉलेंस रिएजेंट भी आ रहा है और दूसरा कैनिजारो जो रिएक्शंस होती हैं वो एल्डिहाइड की ही होती हैं, तो दैट मींस एल्डिहाइड तो होना मस्ट है। तो अब देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। 6 कार्बन, 7 कार्बन ये हो गई, एक कार्बन बची है। ठीक, अच्छा 5 यहां पर हाइड्रोजन हो गई, एक 6 देखेंगे तो इधर हमारी 6 हाइड्रोजन हो गई, यानी कि 2 हाइड्रोजन बची हैं हमारे पास। ठीक है, और ऑक्सीजन तो यहां पर हो गई, तो CH2। अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें यहां से कहीं से तो ये चांस हो सकता है। ठीक है, और या फिर है ना, देखो एक हाइड्रोजन यहां से हटा दी तो वही हाइड्रोजन मतलब CH2 यहाँ पर लगा दिया, वही हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे हटा दी तो लगा दी, मतलब तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। और दूसरा हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सही बैठ रहा है। ये भी हो सकता है ना, या फिर हमारा ये हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से हमारा जो है कौन सा कंपाउंड हो सकता है। उसने एक हिंट और दिया है, उसने बोला है जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें बेंजीन 1,2, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यही हो सकता है, कंपाउंड जो है वो हमारा यही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया और लिख दिया, मतलब उसने हिंट भी दे रखा है ना कि टॉलेंस रिएक्शन दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन, तो वो तो एल्डिहाइड में ही होती है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो जो आपको समझ में आया वो लिख लिया, जो बच रहा था उससे मतलब थोड़ा सा हिंट लेके आपने प्रोडक्ट बना दिए। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा, क्योंकि सारे जितने भी जो चीजें वो बता रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने पे देखो, जब अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो ये भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा ये रहने वाला है। तो आप लिखेंगे कंपाउंड इज 2-मिथाइल बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2-मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अच्छा, अब प्रोडक्ट तो लिख लिया हमने। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप इसके ब्रैकेट में। ठीक है, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब ये प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसने ना कैनिजारो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बोला है। ठीक है, तो कैनिजारो प्रोडक्ट क्या रहेगा? कैनिजारो रिएक्शन में हमारा
जो है एक तो अल्कोहल बनता है, एक एसिड बनता है, ठीक है। 50% KOH डालते हैं, इसमें बेस डालते हैं, तो एक तो हमारा रिडक्शन हो जाती है, इसकी रिडक्शन होके अल्कोहल बन जाता है, और एक हमारा इसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, COO, क्योंकि ये बेस भी पड़ा है तो सॉल्ट बनता है एक्चुअल में, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है कैनिजारो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो गए, क्लियर। हमारा थर्ड ए का जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये पैटर्न ना बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, इंक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग बोला है, ठीक है। इंक्रीजिंग बोला हुआ है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, जो सबसे वीक एसिड होगा, ठीक। एक तो आपको बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, फिर मतलब 2 नाइट्रो इथेनोइक एसिड है, और ट्राइफ्लोरो इथेनोइक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड है, ठीक। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब हमारा जो 32 का जो ए पार्ट है, यानी कि मैंने बताया ना चॉइस मिली हुई है, तो ए वाला पार्ट जो है हमारा हो चुका है। अब जो चॉइस में हमारा जो दूसरा है क्वेश्चन 32 का ही बी पार्ट है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। फर्स्ट है हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। और सेकंड है एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजिल्डिहाइड, अगर रिएक्ट करता है एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। बेंजिल्डिहाइड को बना दो हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है ना, ये तो मतलब बहुत ही आसान है बनाने। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए जो हमारा बेंजल्डिहाइड है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इससे रिएक्ट करेगा तो देखो हाइड्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, सीधे वाटर निकालते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वाटर निकालेंगे, बस लगा दीजिए, मतलब प्रोडक्ट बना दीजिए। क्या बनेगा, ये बेंजीन CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना, उसकी जगह NH, ठीक है। क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा खत्म, ठीक है। अब हम सेकंड वाला करेंगे, एसिटोफिनोल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। एसिटोफिनोल, ये हो गया एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल, और डाइल्यूट NaOH, ये आपका क्रॉस एल्डोल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो देखो ये एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल है, वो भी क्रॉस एल्डोल, क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। देख लेते हैं, देखो डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, सबसे पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव आउट करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन किसमें है, इसमें या इसमें, इसमें है, ठीक। तो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव आउट करेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। लाइक ऐसे CH2 नेगेटिव, एसिडिक हाइड्रोजन ले ली इसमें, यानी कि H+ ले लिया बेस में। अब ये किस पर अटैक करेगा, ये बेंजल्डिहाइड का दिख रहा है C=OH, ये इधर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, यानी कि ये जो है कार्बन इस पर अटैक करेगा, ठीक है, मतलब करेगी। तो अब क्या हो जाएगा, देखो C नीचे बना देती हूँ ये,
H ऊपर बना देती हूँ, CH2 CO C6H5, ठीक है, O नेगेटिव। अब इसमें एसिड डालेंगे, क्या बनेगा, OH, CH, OH, CH2 CO, क्या बनेगा आगे, C6H5, यहां लिख दूं ऐसे, ठीक है, मतलब ये कार्बन से अटैच है, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ऑक्सीजन से अटैच कर दिया, ठीक है। और देखा जाए तो इसके बाद ना हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर रिमूव आउट हो जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक। तो क्योंकि हीटिंग बोली हुई है, जब आप इसको हीट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट में लिखकर दिखा देती हूँ आपको, ये बेसिकली ये पूरी रिएक्शन लिखकर दिखानी है, ठीक है। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये वाटर रिमूव आउट होगा और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया है। देखिए, बी का सेकंड पार्ट मतलब क्वेश्चन क्या है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट क्या है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। बेंजोइक एसिड जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। अब और इसके बाद सेकंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये कि एक तरफ आपने अल्कोहल ले लिया, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है, लगभग ऐसे कंपाउंड लिए हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, तो उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आप लिखेंगे यहाँ पर बेंजोइक, देखिए आप रीजन में क्या लिखेंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो विड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विच डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बताया ना कि आपका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये कैसा है, हाईली इलेक्ट्रो विड्रॉइंग है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड रीजन है जो सबसे बड़ा है, AlCl3, मतलब जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं AlCl3 बेसिकली न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, खुद ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच हो जाता है, जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर्स इन लिक्विड फेज। देखो क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना वो डाइमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल ये है, या आर ग्रुप भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, तो आप ना देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक, तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड जो होते हैं, तो इसी वजह से क्योंकि डाइमर बन गया ना, तो अब इनके बीच में क्या हो गया, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो चुकी है, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गई ना, तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी बॉइलिंग पॉइंट जो है उतना ही ज्यादा हाई हो जाएगा, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। अल्कोहल में कोई डाइमर नहीं बनता, हालांकि उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती कि उसमें डायमर बन जाए, यहाँ पर तो डायमर ही बन जाता है, ठीक है। तो डायमर बनने की वजह से क्या हो जाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक। देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बी का, राइट सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनो। मतलब आपको प्रोपेनल और प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश करना है, कोई टेस्ट बताना है। देखो एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन को बेस्ट तरीके से जो डिस्टिंग्विश करते हैं वो हमारे टॉलेंज रिएजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। और
जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है जिससे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, जबकि एल्डिहाइड है वो इजीली सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। ठीक है, तो कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करना आ जाए ना, मतलब डिस्टिंग्विश करना आ जाए, टेस्ट पूछे तो हमेशा टॉलरेंस रिएजेंट ही लिख कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका एक बार हम। ठीक है, इसमें आप टॉलेंज रिएजेंट जो कि क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन होता है ना। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका देखो CH3 CH2 COO नेगेटिव और सिल्वर मिरर, ये सिल्वर मिरर लग जाता है, तो इससे ना प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये बेस्ट और फेमस टेस्ट है हमारा एल्डिहाइड का। तो ये तो रिएक्शन हो जाती है, जबकि अगर आप प्रोपेनोल ले लेते हो, ठीक है, सेम रिएजेंट डाल के कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन यूज टॉलेंस टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दैट। ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट है, मतलब इसके भी दो पार्ट है, ए और बी। ठीक है, चॉइस में है। अच्छा, जो ए है अब उसके पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। 1, ठीक है, कैलकुलेट ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है हमें फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है हमारी। ठीक है, तो कॉपर और सिल्वर के बीच में हो रही है। अच्छा, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द सेल इज 10 raised to the power 15। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो ई नॉट सेल की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.0591 एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर 25 डिग्री इसमें नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जनरली हम कंसिडर यही करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये वैल्यू रहेगी, ठीक है, log Kc। ठीक है, ये रिलेशन है, याद होना चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, क्योंकि कॉपर 0 से +2 पे जा रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 लॉग और 10 रेज़ टू द पावर 15। अच्छा, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, मतलब ये 15 आगे आ गया, लॉग 10 बचा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूं, मैं अंडरस्टूड है, ये समझ जाइए। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.44 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, राइट एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज इन यूज। जैसे जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जब हम उसे यूज कर रहे होते हैं तो हमें रिएक्शन लिखकर दिखानी है, एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एट एनोड, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है हमारा, लेड जो होता है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट पे, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। ठीक, अब कैथोड, लेड ऑक्साइड सल्फेट और H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन होती है। ठीक है, लेड सल्फेट और वाटर बनता है। ठीक, तो अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ये दोनों को ऐड करो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 4H+, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 लेड सल्फेट 2H2O। ठीक है, लेड स्टोरेज वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाता है। ठीक है, लेड यहाँ पर 2 है, ठीक, सल्फेट यहाँ पर 2 है, और हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2। ठीक, ये बैलेंस है। तो इस तरीके से हमारा ये
क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए अब इसका ए का लास्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है, ठीक है, क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कुलोम्स, ये बी है, ठीक है, coulombs for the oxidation of 1 mole of iron oxide to Fe2O3। देखो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4Fe2, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, पहले वो कितनी आएगी 2, ठीक, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी +3। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये 1 यूनिट लेते हैं तो उसमें आयरन +2 पे है, और अगर हम ये 1 यूनिट लेते हैं तो आयरन कितना है +3, यानी कि मतलब यहां से यहां जाने में 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। तो जब एक यूनिट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है तो हमें कितना चाहिए, हमें 1 मोल ऑफ दिस, तो हमें इसका 1 मोल चाहिए। तो जब 1 FeO वी रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर 1 mole of FeO we will require 1 mole इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, कितने कूलॉम, ठीक, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻90 -19 कूलॉम, ठीक। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9.63 इंटू 10⁻⁴ कूलॉम, यानी कि अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, और 1 मोल ले रहे हैं इसका, तो हमें मतलब कितना चार्ज हमारा कंज्यूम होगा, ठीक है, कूलॉम में 9.63 इंटू 10⁻⁴ कूलॉम, ठीक है। अब ये जो है ना बी वाला 33 का बी, ये चॉइस में है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ 0.0024 मोलैरिटी एसिटिक एसिड इज दिस, ठीक है। आपको कंडक्टिविटी दी गई है एसिटिक एसिड की, जिसकी कंसेंट्रेशन दी गई है। अच्छा, इफ molar conductivity at infinite dilution for acetic acid is this value, then calculate the degree of dissociation of acetic acid, यानी कि बेसिकली आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, which is also called degree of dissociation, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, अल्फा की वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी का रेशो, ये है आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली मोलर कंडक्टिविटी, और ये है एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, उस पर जो मोलर कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो आपके पास ये तो दे रखी है, ठीक, आपको अल्फा निकालना है तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अब ये क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, आपको कंडक्टिविटी दी गई है, ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी गई है, तो अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। अब इसका जो फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का, क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइडेड बाय में मोलैरिटी, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू क्या है, मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या नॉर्मल कंडक्टिविटी ये है, मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 10⁻3, और मोलैरिटी कितनी है 0.0024, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे डेसिमल 10, यहाँ पे डेसिमल कितना आ जाएगा 4, तो अब देख लेते हैं, और इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 4 3 7, 10 की पावर एक और ये ऊपर चला जाएगा तो -1, 10 की पावर -6, और 10 की पावर इसको देखेंगे तो 10 की पावर 7, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो यानी कि 30 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये हमारी
वैल्यू पुट कर दो 30 डिवाइडेड बाय में 390। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.076। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर हमारी आ जाएगी लगभग 7.7%। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब देखिए इसका बी का सेकंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये हाफ रिएक्शन दे रखी है जिसमें सिल्वर प्लस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन दे रखी है और यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सिल्वर का। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। जो सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, मतलब जो फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ देखो जो फॉर्मूला होता है सेल पोटेंशियल का वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे ये ठीक है, ए नॉट की वैल्यू 0.80 0.0591, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 1। अच्छा अब प्रोडक्ट में देखो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिखते हैं ना वो प्रोडक्ट की ऊपर और रिएक्टेंट के नीचे, लेकिन हम कंसंट्रेशन सॉलिड सब्सटेंस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन जिसका बनता है उसी की हम कंसंट्रेशन लिखते हैं। प्रोडक्ट में तो कोई एक्वा सॉल्यूशन है नहीं, ये सॉलिड है, इसका तो मतलब हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट का कुछ है नहीं, तो हम क्या मानेंगे 1। रिएक्टेंट में देख लेते हैं, ये एक्वा सॉल्यूशन में है, एक्वस स्टेट में है, तो इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे Ag प्लस आयन की, तो वो क्या है हमारा 0.01। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसका मैं डेसिमल हटा देती हूँ तो ऊपर 100 आ जाएगा, और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2। अब ये पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, ई सेल नहीं, सेल पोटेंशियल 0.80 माइनस 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.0591 और log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, $0.6818, ठीक, वोल्ट्स। तो ये हमारा क्या है, हाफ सेल पोटेंशियल आ गया है। ठीक है, और ये अब हमारा क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीटली खत्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ड्राई सेल और फ्यूल सेल। मतलब ड्राई सेल में हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है और फ्यूल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट का आंसर लिख देती हूँ, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये वाला हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है इन केस ऑफ ड्राई सेल। और सेकंड में क्या आता है हमारा फ्यूल सेल, ये तो बहुत सिंपल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीटली सॉल्व होता है। ठीक